वेलकम टू इंडियन एस्ट्रो साइंस। इंडियन एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन एस्ट्रो साइंस में। हम जो मैरिज स्पेशल सीरीज को चला रहे थे, इसी में आज हम चर्चा करेंगे कि अगर आपका तुला लगन है या लिब्रा साइन आपके असेंडेंट में देखने को मिलती है, तो यहाँ पे मैरिड लाइफ की सिचुएशन क्या बनती है। ये एक लगन थोड़ा सा स्पेशल हो जाएगा बाकी सभी लगनों के कंपैरिजन में। वहां पे जो रूल्स अभी तक चलते आ रहे थे, इस लगन में उस रूल को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये शुक्र का लगन है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहली चीज तो ये कि तुला लगन में जो शुक्र हैं वो फर्स्ट हाउस के भी लॉर्ड हैं और साथ ही साथ वो 8th हाउस के भी लॉर्ड हुआ करते हैं। ठीक है, पहले भाव का स्वामी होने के कारण यहाँ पे शुक्र पॉजिटिव भी है और 8th हाउस के लॉर्ड होने के कारण उनमें थोड़ा सा एक कैपेसिटी कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी की भी है। वो हमारे लिए मेन मुद्दा नहीं है, हमारा कंसर्न है मैरिज। मैरिज के अंदर हमें दो हाउसेस की इंपॉर्टेंट है, एक तो 7th और दूसरा है 8th। 8th जो है वो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस ऑफ द मैरिज और लॉन्गेविटी ऑफ द मैरिज को दर्शाता है। अगर शुक्र कुंडली में उठ के लगन में बैठ जाए, यहां पे अब आप समझना कि यहां पे पिक्चर चेंज हो जाएगी बाकी लगनों के कंपेयर से। यहां पे अगर शुक्र उठे और शुक्र उठ के लगन में बैठ जाए तो यहां पर मिक्स्ड रिजल्ट्स कहलाएंगे। मिक्स्ड रिजल्ट्स कहलाएंगे। अभी तक क्या होता था, मैं हमेशा कहता था कि जब कभी भी आप उठाओ, आप उठा के देखो कि आपका 8th हाउस का लॉर्ड लगन में तो नहीं बैठा। यहां पर ऐसी परिस्थिति बनेगी कि अगर 8th हाउस का लॉर्ड लगन में बैठा तो यहां पे हैप्पीनेस के अंदर कमी देखने को मिल रही है। लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी समझना होगा कि शुक्र का जो एक मिड पॉइंट है या जो उसकी एक नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, वो हो सकता है कि 7th हाउस के मिड पॉइंट में आ जाए। इसीलिए यहां पर शुक्र का बैठना मिक्स्ड रिजल्ट्स देगा। प्रोफेशन के अंदर बिजी कर दे या पार्टनर को बिजी कर दे, इस कारण से चुनौतियां खड़ी हो, ऐसा हो सकता है अगर शुक्र यहाँ पे फर्स्ट हाउस में बैठे। 8th हाउस से देखा जाए तो हैप्पीनेस के लिए बहुत अच्छा नहीं है, अपने से षडाष्टक है। लेकिन क्योंकि उसका एक नक्षत्र फर्स्ट हाउस के 7th हाउस के अंदर, सॉरी, जो 7th हाउस ऑफ मैरिज है उसके अंदर उसका एक नक्षत्र आता है, वहां से उसकी पोजीशन अच्छी मानी जाएगी। इसका मतलब है अगर आपका जन्म जो है वो होता है सपोज 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में अगर आपका जन्म है, ध्यान से समझ लीजिए, 13 डिग्री 20 मिनट से थोड़ा ज्यादा हो और कहां तक हो 26 डिग्री 40 मिनट तक अगर हो, तो ऐसे परिस्थिति में शुक्र का यहाँ पे बैठना 7th हाउस के लिए अच्छा माना जाएगा, 8th हाउस के लिए खराब। जहां पे कैलकुलेशन डेप्थ में चली जाएगी इस पर्टिकुलर लगन के अंदर। ठीक है, अगर आपका जन्म शुरुआत में है 0 से लेके 13.20 तक है, ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे शुक्र बैठा है, तो फिर उसका 7th हाउस के मिड से कोई नाता नहीं है, वहां पर वो नेगेटिव माना जाएगा। 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री तक है तो वो न्यूट्रल माना जाएगा। पॉजिटिव नहीं कह रहा मैं, न्यूट्रल कह रहा हूं। और अगर इसके बाद का जन्म है 26 डिग्री 40 मिनट को क्रॉस कर जाते हैं, उसके बाद भी अगर वो बैठा है तब भी हम उसको नेगेटिव ही काउंट करेंगे। वो भले उस राशि का स्वामी होकर वहां बैठ जाए, उस राशि फर्स्ट हाउस के लिए अच्छा माना जाएगा, लेकिन वो मैरिटल हैप्पीनेस में चुनौतियां खड़ी करेगा। इसके बाद अब यही वीनस उठ के अगर मान लीजिए आपके 2nd हाउस में बैठ जाए, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे मैरिटल हैप्पीनेस को तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैरिटल हैप्पीनेस के लिए कोई चुनौती नहीं है।
अब ये किन के लिए चुनौती है? ये उन लोगों के लिए चुनौती है जिनका जन्म का जो लगन है वो 13 डिग्री 20 मिनट और 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में आता हो, क्योंकि ऐसे परिस्थिति में जो 7th हाउस का मिड पॉइंट है, जो उसकी आत्मा है, वो उससे 6-8 का संबंध कर लेगी। तो यहां पर आपको लगन की डिग्री पे ज्यादा फोकस होना पड़ेगा। ठीक है, अगर लगन की डिग्री 13 डिग्री 20 और इसके आसपास में है, ऐसी परिस्थिति में शुक्र अगर आपका फर्स्ट हाउस में बैठा भी है तो वहां पर हम उसे न्यूट्रल मान लेंगे, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, क्योंकि यहां से बुरा है तो यहां से अच्छा है। उस डिग्री से हटके अगर कोई कंडीशन है, इस डिग्री से हटके कोई कंडीशन है, तब तो शुक्र सेकंड हाउस में बैठकर अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि 8th हाउस से वो ठीक ठाक रहने वाला है। लेकिन यदि डिग्री 13 डिग्री 20 और 26 डिग्री 40 के बीच में आ गई तो ऐसे कंडीशन में ये शुक्र जो है, फिर इसको हम क्या मानेंगे? इसको हम यहाँ पे न्यूट्रल मानेंगे। दोनों ही सिचुएशन में हम प्रैक्टिकली ऐसा देख सकते हैं कि पार्टनर्स का जो प्रोफेशन है वो थोड़ा सा ज्यादा बिजी होने वाला है। इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखना होता है। अब बाकी जो नॉर्मल एनालिसिस है उसके तहत समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से ग्रह हैं। एक तो 7th हाउस का मालिक और एक 8th हाउस का मालिक। 8th हाउस का मालिक खुद शुक्र होता है। मैंने ये दोनों कंडीशन आपको समझा दी जो कि डिग्री पे डिपेंडेंट है। इससे हटके शुक्र कहाँ कहाँ ना बैठे। शुक्र यहाँ से नीच राशिस्थ ना हो, यहाँ पे नीच राशिस्थ होंगे तो ये बनेगा विपरीत राजयोग, लेकिन इसकी परेशानी जो है वो मैरिटल हैप्पीनेस पे देखने को मिलेगी। शुक्र इसी तरीके से यदि कुंडली में मान लीजिए यहाँ बैठ जाए तो भी कुछ हद तक चुनौती मानी जाएगी। यहाँ पे बैठना खराब माना जा सकता है मैरिटल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरीके से शुक्र यहाँ बैठ जाए तो भी आपको डिग्री पे डिपेंड होना पड़ेगा। यहाँ पे ना ही हम इसको एकदम से खराब बोल सकते हैं, ना ही एकदम से अच्छा बोल सकते हैं। कंडीशन ये कि अगर वो अपने ही नक्षत्र में बैठ गया तो फिर वो अच्छा है, यदि वो अपने नक्षत्र में नहीं बैठा तब इन परिस्थिति में उसको खराब कहा जाएगा। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस और 7th हाउस में अगर आपको शुक्र दिखता है तो एकदम से ना तो आप इसे पॉजिटिव मान सकते हो ना एकदम से नेगेटिव मान सकते हो। आपको डिग्रियां चेक करनी पड़ेंगी लगन की, ये कंपलसरी होगा। ठीक है, तो ये शुक्र की ये पोजीशंस हैं जो चुनौतीपूर्ण बनेंगी। इसके बाद शुक्र की कोई दूसरी ऐसी चुनौतीपूर्ण पोजीशन नहीं नजर आती। अगर वो शनि की राशि में बैठ जाए तो मैरिज को थोड़ा सा डिले कर सकता है। यहाँ बैठ गया तो मैरिज को शनि की राशि के कारण डिले कर सकता है, लेकिन यहाँ पे शुक्र क्योंकि दिशा बली हो जाता है तो इसके हम प्लस पॉइंट में ही कंसिडर करते हैं, ये बुरा नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन आप समझो। इसके बाद अगली चीज है मंगल। मंगल कहाँ कहाँ ना बैठा हो। मंगल की सिचुएशन ये है कि मंगल यदि फर्स्ट हाउस में बैठ गया मांगलिक बनाएगा, नो डाउट। यहाँ पे इसका बैठना हो तो भी हमें डिग्री देखनी पड़ेगी। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि 8th हाउस का जो मिड पॉइंट है वो लास्ट की डिग्रीज में तो नहीं आ रहा। आखिरी की डिग्री कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? यहाँ पे शुरुआत की डिग्रियां जो है सूर्य लेंगे, सूर्य के बाद फिर 20 डिग्री तक चंद्रमा होता है और 20 डिग्री के बाद कहीं जाकर आपको देखने को मिलता है मंगल का असर। तो अगर आखिरी के 10 डिग्री, लास्ट के 10 डिग्री आ रहे हैं 8th हाउस में मंगल के, तो ऐसी परिस्थिति में ये प्लेसमेंट खराब मानी जाएगी हैप्पीनेस ऑफ द मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि हेल्थ ऑफ द मैरिज के लिए ये प्लेसमेंट अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे डिग्री क्या ध्यान रखनी है? यहाँ पे डिग्री ध्यान रखनी है 8th हाउस के मिड के अंदर 20 से लेकर 30 डिग्री अगर फंस रही होगी, मृगशिरा नक्षत्र फंस रहा होगा, तब यह परिस्थिति बनेगी। यहाँ पे आपको डिग्री इंपॉर्टेंस देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 7th हाउस से उसका लॉर्ड ठीक बैठा है, लेकिन 8th हाउस का मिड पॉइंट से कहीं ना कहीं उसका लॉर्ड डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरीके से यदि मंगल इस कुंडली में सेकंड हाउस में बैठ जाए और यहाँ पे ये डिग्रियां नजर आती हैं 20 और 30, तो फिर ये हैप्पीनेस के लिए ठीक है, हैप्पीनेस के लिए ठीक है। लेकिन इसके बावजूद क्या होगा? पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं दूर काम करते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि 7th हाउस से उसका पार्टनर 8th हो चुका है। ठीक है,
सेवंथ हाउस से उसका पार्टनर या उसका लॉर्ड एट्थ हो चुका है। इस कारण से यहाँ पर पार्टनर्स या तो बिजी रहते हो, सेपरेटली दूर रहना पड़ता हो प्रोफेशन के रीजंस पे, ऐसी चुनौतियां यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। अन्यथा यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव हो जाता है मंगल मैरिटल लाइफ के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ का मिड पॉइंट लॉर्ड बने ये तो रेयर केस है, लेकिन यहाँ का लॉर्ड होकर अपने से 8 में जाना ये उसको एक चुनौती देता है। ये अच्छा है किस मामले में? धन के मामले में। मनी मैटर्स के लिए अच्छा है, मैरिज मैटर के लिए यहाँ पे मंगल का बैठना खराब माना जाएगा। इसी के साथ साथ यदि ये मंगल आपको यहाँ पे बैठा हुआ मिल जाए तो भी दिक्कत है, और मंगल यहाँ बैठ जाए तो भी दिक्कत है। तो ये तो वो प्लेसेस हो गई जहां पे मंगल का बैठना प्रॉब्लमेटिक है। इसके साथ अगर एक कॉम्बिनेशन है तो वो ये कि मंगल यहाँ पे नीच राशिस्थ हो गए, ऐसे परिस्थिति में भी मैरिटल लाइफ के अंदर हैप्पीनेस में 12 बज जाएगी। यहाँ की डिग्रियां लेकर अगर बैठे तब तो हैप्पीनेस भी जाएगी और हेल्थ भी चली जाएगी, दोनों कंडीशन जो है मैरिज की डिस्टर्ब होगी अगर मंगल यहाँ बैठ जाए तब। अन्यथा इन पोजीशंस पे आपको डिग्री को चेक करना ही करना है। इससे हटके अब बाकी के जो ग्रह बचते हैं उनको देख लीजिए। मंगल और शुक्र क्योंकि राशियों के सीधे स्वामी थे उनको हमने कर लिया। शुक्र को मैंने नक्षत्र के आधार पे भी बता दिया, ठीक है। मंगल को भी नक्षत्र के आधार पे मैंने बता दिया। अब बचता है केतु, सूर्य और चंद्रमा। अगर केतु आपको फर्स्ट हाउस में देखने को मिल जाए, ठीक है, तो यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं होगी। यहाँ पे राहु केतु फॉर्मेशन आएंगे, कार्मिक डेप्थ का मैरिज हम मान सकते हैं, लेकिन ये डिस्टर्ब उतना ज्यादा नहीं कर सकता। केतु अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए डिग्री शुरुआत में है 0 से लेके 13.20 और उसके बाद केतु यहाँ बैठ जाए तो ऐसी परिस्थिति में मैरिड लाइफ के लिए ये वाला केतु डिस्टर्बिंग होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अपने 7th हाउस के मिड पॉइंट से आगे बढ़ चुका होगा, वो कंडीशन उसके लिए नेगेटिव मानी जाती है। इसी तरीके से इस केतु का 4th हाउस में बैठना ये भी एक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि ये मानसिक स्थिति है। यहाँ पे केतु बैठा है अगर तो वो वैसे ही मैरिज को छोड़िए हर लाइफ के एरिया में एक खालीपन को दर्शाने की क्षमता दिखा सकता है। इसके साथ साथ केतु जो है अगर यहाँ पे बैठा हुआ मिल जाए तो भी चुनौती है। इन्हीं पोजीशंस में आपको अगर सूर्य मिल जाए तो भी एक चुनौती है। इन पोजीशंस में ही सूर्य मिल जाए तो चुनौती है। यहाँ पे सूर्य का इतना ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा, यहाँ पे सूर्य की पोजीशन को होगा। सूर्य की पोजीशन के समय भी आपको ये देखना पड़ेगा, अगर लगन आखिरी डिग्रियां हैं, मतलब 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच है, तब तो यहाँ पे ये ठीक ठाक है। क्योंकि इसमें क्या है, सूर्य वैसे तो नीच राशिस्थ हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर वो मिड पॉइंट होकर यहाँ पे आ जाते हैं तो कुछ हद तक संभालने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि शुरुआत की डिग्रियों में आ गए और यहाँ का मिड पॉइंट लॉर्ड बन गए सूर्य, तो ऐसी परिस्थिति में भी मैरिज लाइफ को कई ज्यादा स्ट्रगल्स में लाने में सफल हो जाएंगे। हैप्पीनेस ऑफ द मैरिज को ब्रेक कराने का काम कर सकते हैं यहाँ पे सूर्य बैठ जाए। अगर उनकी डिग्री शुरुआत का जो 8th हाउस की शुरुआती डिग्रियां हैं वो 0 से लेकर ऑलमोस्ट 6 डिग्री तक अगर वहां पे दिख जाते हैं तो फिर वो चुनौती कर देंगे। 6 या बल्कि 10 डिग्री तक दिखते हैं तो वहां पे चुनौतियां देखने को मिल जाएंगी। तो ये सूर्य की पोजीशन है। इसी के साथ साथ अगर सूर्य यहां पर भी आ गया और मिड पॉइंट 8th हाउस में वहां पे उसने डिग्री ले ली तो भी मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे। यहाँ पे ईगो एक सबसे बड़ा रीजन बन जाएगा। इसके बाद बचते हैं आपके चंद्रमा। तो चंद्रमा की पोजीशन जो है वो कहाँ कहाँ नहीं हो सकती। चंद्रमा अगर आपके यहाँ पे बैठ जाए तो प्रॉब्लमेटिक है। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में यहाँ का बैठ गया तो ये नीच राशिस्थ होने के कारण प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ चंद्रमा अगर यहाँ पे बैठेगा तो भी दिक्कतें होती हैं। चंद्रमा अगर यहाँ बैठ जाए तो भी चुनौतियां मैरिटल लाइफ के हैप्पीनेस में देखने को मिल सकती हैं। तो इतनी जगहों पर आपका चंद्रमा का बैठना प्रॉब्लमेटिक होता है। मंगल, शुक्र इन दोनों में और साथ साथ सूर्य में, इन तीनों की प्लेसमेंट को देखते समय आपको डिग्रियों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि तुला लगन के अंदर जो
एक तरफ राशि के स्वामी है तो वो कहीं ना कहीं अगले वाले राशियों में नक्षत्र के स्वामी बन जाते हैं। इसलिए यहाँ पे जनरल रूल जो मैं अभी सभी लग्नों पे लगाता था उसको अप्लाई करने से पहले एक कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है कि वो सिर्फ राशि का स्वामी है या किसी एक पर्टिकुलर जगह पे उसके नक्षत्र का भी स्वामी तो नहीं बन गया। इसको ध्यान में रखते हुए ही इस रूल को आप लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे। जहां जहां पे मैंने इस समय ये प्लेसमेंट्स दिखाई हैं, अगर यहाँ पे वो ग्रह प्लेस्ड हैं तो मैरिटल लाइफ के अंदर थोड़ी सी चुनौतियां आएंगी। उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर्ड होके आपको अपने पार्टनर्स को ढूंढना चाहिए। थोड़ा सा जो पार्टनर्स हैं वो अपने वर्क्स में बिजी रहते हों या कोई टूरिंग जॉब के वर्क्स में हो, इस तरीके के हिसाब से आप अपने पार्टनर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। जो मैंने बहुत शुरुआत में एक वीडियो बना के 4 तरीके समझाए थे मैरिजेस में, उस वाले वीडियो को आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको सहूलियत होगी कि किस लेवल के पार्टनरशिप्स के साथ आप आगे अपनी लाइफ को कैरी ऑन कर सकते हैं। आज की वीडियो के साथ साथ आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।